नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के मदरसों में दिया जाएगा संस्कृत और अरबी का ज्ञान। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड और संस्कृत विभाग के बीच होगा अनुबंध। प्राकृतिक जल स्रोतों की स्थिति और आंकड़ों की गणना के लिए रुड़की के वैज्ञानिकों ने तैयार किया ईश्वर मोबाइल ऐप। फिलहाल उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में जल स्रोतों का सर्वे कार्य शुरू। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार के 75 शहरों की स्वच्छता कहानियां यात्रा के संकलन में रुद्रपुर भी शामिल। 40 सालों से जमा 2.5 लाख मीट्रिक टन कचरा किया गया साफ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत के श्लोक भी गूंजते सुनाई देंगे। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी। इसकी जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने दी है। उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसों में लगातार रिफॉर्म के चलते अब कई ऐसे नए प्रावधान किए जाएंगे जिन्हें अब तक तर्कसंगत नहीं समझा जाता था। इसके अलावा पारंपरिक भाषा के रूप में अरबी शिक्षा का भी ज्ञान उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में दिया जाएगा। ऑप्शन के तौर से हम प्रेरित करेंगे और उसका हम उदाहरण के तौर से आपसे ये कह सकते हैं कि सरकारों का जो काम होता है वो प्रेरित करने का होता है, उसके अच्छाइयाँ बताने का होता है। हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। जब हम उनके अभिभावकों की तरफ से कोई विरोध नहीं है और हम ये आपको बताएं कि संस्कृत और अरबी का पढ़े लिखा आदमी तो विरोध कर ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता है कि ये इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक हम ज्ञान नहीं जानेंगे। मेरे गुरु थे, उन्होंने 18 साल वेदों पर रिसर्च किया था, आचार्य शम्स नेमत उस्मानी साहब। हमने उनसे ऋग्वेद पढ़ा, हमने उनसे वेद को जाना। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने बताया कि संस्कृत विभाग के साथ एक अनुबंध किया जाएगा। मौलवी को अरबी संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी आ जाए तो दोनों में बहुत बेहतर एक ऐसा संवाद बनेगा कि देश जो है जैसे गौरव की तरफ बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके ऊपर अमल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कोई भी वंचित नहीं रहेगा। मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटद्वार क्षेत्र में 4 लेन बाईपास मोटरमार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कवायद शुरू हो गई है। ये बाईपास फ्लाईओवर मोटरमार्ग कोटद्वार के सनेह, काशीरामपुर, जीतपुर और रतनपुर होते हुए सिद्धवली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर मिलेगा। इस फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कब्जा दिलाने के लिए नामित मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार और पुलिस बल तैनात रहता है। साथ ही लोगों से आवश्यक कागजात जमा करा मुआवजे की तैयारी की जा रही है। इस फ्लाईओवर मोटरमार्ग बनने से कोटद्वार के मुख्य बाजार की यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट इंजीनियर अभिषेक कुमार ने कहा कि 4 लेन बाईपास फ्लाईओवर मोटरमार्ग की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है, जिसे बनाने के लिए 691 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए जो है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएं जो है चल रही हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत जो है अभी मौके पे हम कब्जा लेने का कार्य कर रहे हैं। मौके पे कब्जा लेने में कोटद्वार के प्रशासन से पूरा सहयोग किया जा रहा है और कुछ लोग जो है स्वयं भी अपना जो निर्माण है जो हाईवे से प्रभावित है उसको खुद से ध्वस्त कर ले रहे हैं, खुद से हटा ले रहे हैं और कुछ है जो हमें खुद से भी अपनी मशीन लगा करके जो है कब्जा लेने का कार्य किया जा रहा है। कोटद्वार क्षेत्र के राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार और इस कार्य के लिए नामित मजिस्ट्रेट सरदार सिंह चौहान ने बताया कि नियमानुसार जमीन को खाली कराया जा रहा है। कुछ लोगों को पैसा दे दिया गया है और बाकी प्रक्रिया जो है पैसा दिए जाने की जो है इनकी गतिमान है और जिसे जो है एडीएम मैम जो है जिला लेवल पर स्वयं देख रही हैं। मैक्सिमम लोग जो है समझाने पे समझ भी जा रहे हैं। कुछ में इस तरह का आक्रोश है कि जो लोग सरकारी भूमि पे या गलत खतरा नंबर पर बैठे हैं तो वो थोड़ा सा जो है प्रतिरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी हमारे द्वारा जो समझाया जा रहा है कि आपका नंबर जो है यहाँ पर नहीं है या आप सरकारी लैंड पे है, आपको सिर्फ नियमों के अनुरूप ही इसका जो भी आपका मलबा है उसका भुगतान किया जाएगा। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें उम्मीद के अनुरूप मुआवजा नहीं मिला है।
विकास का ये है कि राष्ट्रमार्ग मार्ग आने से विकास तो हो ही रहा है, खैर पर जो हमारी दिक्कतें भी हैं, उसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। और जो हमारा ये नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा भी थोड़ा कम मिला हुआ, इसको बढ़ाया जाए। उसमें ये समझ रहे हैं हम कि थोड़ा कम मिला हुआ है। मेहनत मजदूरी से बना, अब मेहनत मजदूरी करके हमने ये मकान बना रखा है, तो इसका मुआवजा थोड़ा बढ़ाया जाए। अब मुआवजा तो इन लोगों ने कहा था कि हम तुम्हारे को आवास का जैसे है, पक्का मकान का है ना, तो चार गुना मिलेगा। 4 नहीं देते तो कम से कम 3 गुना तो देते ही हमारे को। अब 2 गुना दिया इन्होंने, दो गुना में क्या पटना, हमारे को कुछ भी नहीं पट रहा 2 गुना में, हमारे को तो नुकसान ही है। अब आप देख लीजिए कितनी लेबर लगा रखी है मैंने वहाँ पे, पूरा ध्वस्तीकरण करा हमने, है ना, तो 1 गुना तो उसी में चला गया हमारे को तो जो मूलधन है हमारे को वही मिला। अभी यहाँ से हमारे को दूसरी जगह ले जाना है, सामान को दूसरी जगह में विस्थापित होना है, दूसरी जगह में बनाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने और पानी के कम होने की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों ने ईश्वर नाम का मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से वैज्ञानिक देश के सभी जल स्रोतों का हाल जान सकेंगे और आंकड़ों की गणना करेंगे। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ईश्वर ऐप से उत्तराखंड, ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश 4 राज्यों में स्रोतों का सर्वे शुरू किया जा चुका है। ईश्वर हमने बनाया है। ईश्वर नाम देने के पीछे ये सोच है कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र इसमें जो स्प्रिंग्स हैं उनको ईश्वर का रूप मानते हैं, तो हमने इसको ईश्वर कहा है, यानी कि ISHVAR इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हिल स्प्रिंग्स फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रिवाइवल। तो ये इस ऐप के माध्यम से अभी इसकी पायलट टेस्टिंग शुरू हो गई है और अभी 4 राज्यों में इसके प्रथम चरण में पायलट टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें आपका उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय और हिमाचल को चयन किया गया है। हमारी टीमें उन राज्यों में जा चुकी है और वो अगले 10 दिन इस ऐप का टेस्ट करेंगी और उसके बाद अगर उसमें कोई कमी रहती है तो उस कमी को दूर करके पूरे देश में हर राज्य में और हर केंद्र शासित क्षेत्र में इस जो हमारी स्प्रिंग्स है उसकी गणना ईश्वर ऐप के माध्यम से की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश के 75 स्वच्छ शहरों की स्वच्छता कहानियां यात्रा का संकलन किया गया है। इसमें उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर का नाम भी शामिल है। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम रुद्रपुर में 40 वर्षों से जमा हुए 2.5 लाख मीट्रिक टन कचरे को साफ करने का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया था। इस परियोजना के तहत कचरे को अलग करना और दूषित मिट्टी का उपचार करना था। उन्होंने बताया कि आज कचरे का ढेर साफ हो चुका है और वहां पर पेड़ पौधे लगाकर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। जैसा से हमारा एक लीगेसी वेस्ट का ट्रेंचिंग ग्राउंड था, जो पहाड़गंज जिसको बोलते हैं, वो हम कूड़ा तो वहाँ इकट्ठा कर रहे थे पर डिस्पोज नहीं कर पा रहे थे किन्हीं कारणवश। उसका प्रोसेस हमने स्टार्ट किया पिछले कुछ सालों से किया था, लेकिन वो अल्टीमेटली डेली जो कूड़ा था वो भी उस स्पॉट पर जाने से वो ढेर बना रहा। इस बार हमने उसको एक बाहर की कंपनी को टेंडर किया, उसको बुलाया और उससे पूरा डिस्पोजल कराया। लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन कूड़ा था जो आज तक रुद्रपुर ने वहाँ जमा करके रखा। तो आज की डेट में वो पूरा क्लीन कर दिया है और वो खूबसूरत वहाँ ग्रास लगा दिए, पेड़ पौधे लगवा दिए। विश्व ट्रॉमा दिवस के अवसर पर एम्स ऋषिकेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। राजभवन में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने एम्स के ट्रॉमा केंद्र में कार्यरत नर्सिंग अधिकारी, एम्स ऋषिकेश के सफाई कर्मचारी और शवगृह सहयोगियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित हेली एम्बुलेंस और टेलीमेडिसिन सुविधा से विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में संजीवनी नामक परियोजना शुरू होने जा रही है, जिसके तहत अगले 1 वर्ष तक विषम परिस्थितियों में मरीजों को निःशुल्क हेलीकॉप्टर से निकाला जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में ट्रॉमा विभाग के डॉक्टर मधुर अनुयाल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ट्रॉमा विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।
आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ रामायण भगवान श्री राम की दिव्य गाथा के साथ मानव समाज को एक अमूल्य उपहार है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का ज्ञान, करुणा, सत्य और धर्म का संदेश सभी के लिए है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें और मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।